तो ये सब चीजें हम अवॉइड कर सके। और मैं ये जो आज का टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। अगर मेरा आवाज नहीं आए या स्लाइड मूव नहीं हो तो बस कमेंट में बता देना, ठीक है? या आप माइक भी ऑन कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है आम्ल पित्त। एक्चुअली आम्ल पित्त एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है व्याधियों का। इसमें एक जीआरडी जो सिम्टम आता है, जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीजेस, इस कंडीशन में आता है, उसको हम मेजरली आज देखेंगे। ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही पेशेंट्स मेजरली प्रैक्टिस में पाए जाते हैं। अभी आज आपको पता है महाशिवरात्रि है, तो अभी आज जो लोगों ने बहुत सारे अपत्य किए, जो कुछ फराल के व्यंजन खाए और कुछ चीजें खाई, उसका सिम्टम्स लेके अभी 2-3 दिनों में ये पेशेंट्स आपके पास आने वाले हैं, या कोई ना कोई आपको पूछेगा कि अब इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज महाशिवरात्रि है, तो भगवान शिव को हम नमन करके आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन है बेसिक, आपको पता है सभी को। तो मैं वैद्य केदार जोशी और एमडी रसशास्त्र वैशेष कल्पना का स्टूडेंट हूँ। अब अम्लपित्त का अगर हम क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग देखें, तो अम्लपित्त ये व्याधि चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है? उसका उसके बहुत बहुत अलग अलग कारण बताए हुए हैं। मगर चरक में ग्रहणी अध्याय में इसका एक वर्णन आता है, जो हम आगे देखेंगे। इसका क्लासिकल रेफरेंस जो है, मतलब अध्याय ये पूरा अलग से वर्णन किया हुआ, ये योग रत्नाकर में है, भाव प्रकाश में है, चक्रदत्त, माधव निदान। इसमें आम्लपित्त नाम की एक सेपरेट एंटिटी उन्होंने वर्णन की हुई है। और बाद में वैशेष रत्नावली जैसे ग्रंथों में अम्लपित्त का वर्णन हमें डिटेल में कल्प के हिसाब से डिटेल में आता है, ठीक है? तो जब हम संहिताएं पढ़ते हैं तो बस हमें शरक सुश्रुत वाग्भट ही नहीं पढ़ना है, बृहत्तरी के साथ लघुत्तरी पढ़नी है, वैशेषिक के ग्रंथ पढ़ने हैं, और जो अभी रिसेंट के ग्रंथ है वो भी पढ़ने हैं। तो हम जो विद्यार्थियों ने आयुर्वेद इतिहास देखा है उनको पता होगा कि उसमें ये सब चीजें बाद में ऐड हुई है, तो उसके अलग अलग अध्याय भी ग्रंथों में और संहिताओं में हमें देखने को मिलते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन देखेंगे हम। तो आम्ल गुणोद्रिक्तम पित्तम इति आम्ल पित्तम। माधव निदान में एक छोटा व्याख्या या रेफरेंस आया है कि आम्ल गुण से जब पित्त बढ़ता है तो उसे आम्ल पित्त की संज्ञा दी हुई है। तो प्राकृत पित्त का जो रस है, तो ग्रंथ में बताया हुआ वो कटु रस है। और जब पित्त विदग्ध होता है या पित्त दूषित होता है तो वो आम्ल रस का बनता है, ठीक है? तो ये विकृति है। विदग्ध, जब पित्त में विदग्धता बढ़ती है और आम्ल गुण की वृद्धि होती है तो वो आम्ल पित्त की संतृप्ति की ओर जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है हम आगे देखेंगे। फिलहाल डिसीज जो है अम्ल पित्त, इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो ये चिरकारी व्याधि है अभ्यंतर मार्ग का, और कष्ट साध्य व्याधि बताया हुआ है ग्रंथ में। मगर कष्ट साध्य व्याधि के अगर ये है, मगर अभी भी जैसे हम उसका एक स्टेज वाइज उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कई कई अवस्था में बहुत अच्छी तरह से साध्य है, कई अवस्था में याप्य है, और बाद में असाध्य भी है। तो ये भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं अभी एरा के हिसाब से। जब संहिताएं लिखी लिखी गई तब नूडल्स, चाइनीज, पास्ता, मंचूरियन, ये सब चीजें हम रोज नहीं खाते थे। अभी हम जो स्विगी जोमेटो का हमारा जो चल रहा है सब, हर रोज ऑर्डर करने का, तो उसके हिसाब से ये बहुत कॉम्प्लेक्स संप्राप्तियां हम डेली देखने को मिलती है हमारे सभी पेशेंट्स में। तो क्लासिकल जो गति भेद बताया है शारंगर में, ताम्लितम द्विधा प्रोक्ता ऊर्ध्वम अधोगम एवं च। हमारे यहाँ जो केस डिस्कशन हो रहा है इसके बाद में, उसके पहले ये थोड़ा सा बेसिक्स हम अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। ऊर्ध्वगाम्ल पित्त और अधोगाम्ल पित्त, इसकी व्याख्या दी हुई है इसमें। निदान हम देखेंगे निदान में कि कौन सी चीजों से आम्ल पित्त बढ़ता है। तो उसमें विरुद्ध दुष्ट विदाही आम्ल विदाही पित्त प्रकोपक जन्य भुजो विदग्धम पित्तम स्वहेतु उपचितम पूरा यत आम्ल पित्तम प्रबदंती संता। तो मतलब विरुद्ध अन्न, दुष्ट अन्न, आम्ल, विदाही, ये सब चीजें इस चीजों के गुणधर्म होने के जो पदार्थ है वो अगर हम सेवन करते हैं पेशेंट्स, तो आम्ल पित्त ये व्याधि होता है। मतलब दूषित पित्त बढ़ता है, पित्त को विदग्धता आती है, उसके बाद आम्ल पित्त ये व्याधि का शुरुआत होती है। निदान में अगर आहार हेतु का हम डिटेल में देखेंगे, काश्यप संहिता में इसका थोड़ा रेफरेंस आया है
कि पिष्टान्न, पिष्टान्न मतलब ब्रेड, इडली, डोसा या जो कुछ फर्मेंटेड किए हुए पदार्थ है वो है। उसके साथ में गुरु अभिसंधि, अति उष्ण अति स्निग्ध पदार्थ, उसमें भी जो ज्यादा प्रिजर्व किए हुए पदार्थ है, फर्मेंट किए हुए पदार्थ अगर पेशेंट्स खाते हैं तो ये ज्यादा बढ़ता है। एक्सेसिव सोर आइटम जैसे कर्ड है, दही है या तक्र है। तक्र मतलब ज्यादा आम्ल तक्र जो होते हैं, या पिकल्स जैसे मराठी में लोग से बोलते हैं, या अचार, विनेगर। तो आप बोलेंगे कि ये कांजी हम डेली थोड़ी खाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। हमें पता नहीं है कि बहुत सारे फास्ट फूड जब तैयार होते हैं उसमें विनेगर का बहुत यूज होता है, और विनेगर प्रिजर्वेटिव के तौर पे बहुत सॉसेस में वगैरह यूज किया जाता है। तो वो भी हम ज्यादा पेशेंट्स खाते हैं तो वो भी एक हेतु होता है। उसके साथ रोस्टेड ग्रेन्स, मतलब उसमें भाजलेले धान्य जिसको बोलते हैं, पृथक और खरबस एक स्पेसिफिक आया है। तो ये सब चीजें हेतु के तौर पे हमें देखना चाहिए, यही नहीं, इसी संप्राप्ति के अनुसार या इसी हेतु को थोड़ा सा नजर रखते हुए और भी चीजें जो पेशेंट्स खाते हैं उसको भी हमें निदान के तौर पे लेना चाहिए इसके एंगल में। निदान जो है विहार अगर हम देखेंगे तो अध्यशन, दिवा स्वप्न, वेगावधारण, अतिस्नान, अवगाहन, ये जो हेतु दिए हुए हैं कश्यप में, ये भी हमें देखना चाहिए कि ये खाने के बाद सोना, दिमाग साफ करना, खाना खाने के बाद फिर से खाना, ठीक है, वेग धारण करना, ये सब बिहेवियरल चेंजेस जो है विहारज निदान है, वो भी बहुत सारे बिहेवियर फैक्टर में या हेतु के तौर पे हमें देखने पड़ते हैं। पेशेंट केस हिस्ट्री लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, आपको सभी को पता है। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री जब लेते हैं तो स्पेसिफिकली अम्ल पित्त या विदग्धा जीर्ण या जीईआरडी ऐसे सिम्टम्स दिखाते हैं पेशेंट, तो ये सब हमें पूछना है, ठीक है। जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी है इसमें। अनुपदेशे प्रायण संभवत देशम देखिनाम, हाई ह्यूमिडिटी जो कंडीशंस है उसमें अभिसंधि प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, या वार्म क्लाइमेट जो होता है उसमें अनुपदेश आपको सभी को पता है। तो, तो हम पेशेंट्स जैसे देखेंगे कि मुंबई, गोवा, केरला या कोस्टल कर्नाटका की रीजन है, या जो रीजन में ज्यादातर ह्यूमिडिटी या आर्द्रता देखने को मिलती है, वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है आम्ल पित्त, ठीक है। इसका हम ये अभी क्रॉस रेफरेंसिंग या इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कैसे करेंगे, वहां पे हम अगर गूगल सर्च करेंगे तो एंटासिड्स या डाइजेशन की गोलियां सबसे ज्यादा उस रीजन में सेल होती हुई। तो अगर ये हो रहा है तो हम ऐसे हम मान सकते हैं कि ये संप्रति वहां पे ज्यादा प्रोमिनेंटली हमें देखने को मिलती है। संप्रति हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो त्रिदोष प्रकोप हमने अभी हेतु देखे सभी, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल या ड्रग डिस्कशन करने वाले हैं, तो मैं संप्रति वगैरह ये सब चीजें थोड़ा सा फास्ट मिलूंगा, तो हम ज्यादा ड्रग और सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे पाए ऐसे। तो त्रिदोष प्रकोपक आहार, पित्त का प्रकोप द्रव आम्ल गुण से, मेजरली द्रव आम्ल गुण से, क्योंकि पित्त का अलग अलग गुण से अगर प्रयोग होता है तो अलग अलग संप्राप्तियां उसमें निकलती है, क्योंकि पित्त ये जो दोष है ये बहुत सारी व्याधियों में एक प्रोमिनेंट दोष की तरफ आता है। ये दोष ये जो है इसमें गुण गुण की संप्राप्ति अगर हम भेदन देखेंगे तो ही हमें व्याधियों की संप्राप्ति अलग अलग देखने को मिलती है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनको लगता है अरे सभी में त्रिदोष है, सभी में पित्त की दृष्टि होते हैं, तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि उस दोष का उस किस स्थान में कौन सा गुण बढ़ा है या कम हुआ है, उसकी वजह से संप्राप्ति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अग्निमांद है, विदग्धता, अन्न की विदग्धता है, या अजीर्ण भी उसे हम बोल सकते हैं। और आमाशय का क्षोभ होना, ठीक है, ये गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होना, ये आम्लपित्त की ओर बढ़ाता है। दूसरा है संप्राप्ति, इसी में भी एक चिरकारी वेदी जैसे बताया गया है कि अग्निमांद्य हो गया, पहले ही अग्निमांद्य है, उसके बाद विदग्धता है, अम्ल गुण की वृद्धि है, आमाशय का क्षोभ है और आमाशय की दृष्टि है। और ये सब चीजें होने से ये बहुत क्रोनिक संप्राप्ति हो जाती है, जैसे याप पे संप्राप्ति हो जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हम जब ओपीडी में देखते हैं तो पेशेंट्स को अम्लपित्त की जो तकलीफ है वो कई कई साल पुरानी देखने को मिलती है। जैसे कल परसों ही मुझे पेशेंट मिला, उसके हेतु जब मैं ढूंढ रहा था तो उससे मैंने पहले ही पूछा कि आपको अम्लपित्त कब से हो रहा है, तो बोला कि सर बहुत पुराना है। मतलब कितना पुराना, तो 6 7 8 10 साल पुराना। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि 10 10 साल पुराने यही सिम्टम में लेके आ रहे हैं, और वो सिम्टम अभी कौन से चीज में परावर्तित हो रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि
बहुत सारे मन्याशुल के केसेस होते हैं, मन्यास्तंभ के केसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, वंध्यत्व के केसेस होते हैं, उसमें भी हेतु आम्लपित्त ही हमें मिलता है। मतलब व्याधि जो पहला व्याधि हुआ है, उसके बाद वो व्याधि की संप्राप्ति, व्याधि संकर्या और उसके आगे बढ़ सकती है ऐसा। तो ये ढूंढना बहुत जरूरी है। आम्लपित्त, अगर आप बस आम्लपित्त की और या जीआरडी की तरफ ऐसे जस्ट एक गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, कुछ तो आमाशय का व्याधि है, ऐसे अगर देखेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम आप कभी समझ नहीं पाएंगे। चिकित्सक होने के नाते हमें बहुत सारी व्याधियों को समझने का मतलब ये होता है कि हम आगे वाली संप्राप्ति को उसको लिंक कर पाए। और बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस जो मतलब अगर मान लीजिए कैंसर तक की भी बहुत सारी डिसीजेस है। मेरा अभी एक ओरल कैंसर का भी पेशेंट चल रहा है, उसमें भी हेतु आम्लपित्त ही है। उसको बहुत सालों से ही आम्लपित्त हो रहा है और अभी उसे ओरल कैंसर में वो कन्वर्ट हो गया अभी 2 साल से। मतलब हेतु हमें सेम मिलते हैं। तो ये बस एक छोटा व्याधि नहीं है, ये बहुत बड़ा रूप आगे जाके धारण कर सकता है। तो पूर्व रूप में हम देखेंगे अग्निमांद्य, हृत्कंठदाह और उल्लास, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नौशिया होता है, अनइजीनेस होता है बहुत सारा, चेस्ट कंजेशन और बर्निंग चेस्ट। बहुत स्पेसिफिकली हम पेशेंट बताते हैं कि स्टर्नम के एग्जैक्ट पीछे हाथ लगा के बताते हैं कि यहाँ पे हमें दर्द होता है, यहाँ पे हमें जलन होती है। ठीक है, ये रुत्कंठदाह ये जो सिम्टम है इसका स्पेसिफिक है। दूसरा आता है इसमें, उसके साथ आगे भी है उसका कि मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टे डकारे आना। ठीक है, जब खाना खाते हैं उसके बाद में जो खाना खाया है वो मुंह में आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखा है देखो, अविपाक और गौरव, इंडाइजेशन या हेवी होना, खाने के बाद पेट बहुत हेवी लगता है, क्लम और उत्क्लेश, बहुत थकान सी आना, नौशिया जैसे आना या मुंह में पानी आना जैसा। दूसरा तिक्त आम्ल उद्गार, अम्ल उद्गार, ब्लेंचिंग, ये स्पेसिफिक लक्षण बताया हुआ है सामान्य लक्षण में। ये कंप्लीट आपको जीआरडी को कोरिलेट करता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जैसे बोलते हैं, इसमें यही सिम्टम मेजरली कॉमन होता है। और रुत्कंठदाह जैसे मैंने बताया, और अरुचि, ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, ये लक्षण है कॉमन लक्षण। ये चीजें जब पेशेंट हमारे पास लेके आता है तो पहले तो अगर वो आयुर्वेद वैद्य को अप्रोच नहीं हुआ और गलती से वो किसी बहुत बड़े गैस्ट्रो इंटेस्टिनोलॉजिस्ट के पास चला गया या लीवर स्पेशलिस्ट के पास चला गया, तो उसका मतलब कम से कम 20-30 हज़ार रुपए ऐसे ही जाता है, क्योंकि वो पहले स्टार्ट करते हैं इंडोस्कोपी से। इंडोस्कोपी करो, फिर सब इन्फेक्शन की टेस्ट करो, फिर उसमें भी कुछ और मार्कर्स करो, एच पायलिटो का टेस्ट करो, ये सब करने के बाद उनका निदान एक ही होता है, जीआरडी और एंटर गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एक दो निदान वही होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे पेशेंट मेरे पास फाइल लेके आते हैं कि सर हमारा एंडोस्कोपी हुआ है, ये हुआ है, कोलोस्कोपी हुआ है, और एच पायली इन्फेक्शन निगेटिव था, उसका भी किट बुक करके लिया है 14 डेज का। ये सब करने के बाद हमें चिकित्सा देनी है, वो वही देनी है जो अम्लपित्त में है। क्योंकि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसको इतना सरल तरीके से बताया है। अभी मॉडर्न मेडिसिन में क्या हो गया कि इन्वेस्टिगेशन के बहुत तरीके बढ़ गए, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन पे ही ज्यादा जोर दिया जाता है। तो 10-15-20 हज़ार के तो इन्वेस्टिगेशन ही होते हैं बड़े बड़े, उसके बाद वो एक्चुअली उनको लगता है कि ये हम कुछ डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमें ये सिम्टम्स पहले देख रहे हैं पेशेंट में, तो उसको अभी वॉर्न करना है। ठीक है, एडिशनल सामान्य लक्षण हम देखेंगे तो इसमें विड भेद, कभी कभी ये दिखता है, हर बार नहीं दिखता, या मतलब द्रवमूल प्रवृत्ति होना, गुरु कोष्ठ, हेवी एब्डोमेन फील होना। ठीक है, अम्लोत्केश जैसे शोर रीगर कंडीशन में से बताया मैंने, रुद्रशूल, ये भी बहुत सारे सिम्टम में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें पेशेंट को भी एडुकेट करना होता है, हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्यों, कई कई बार क्या होता है कि हाइपर एसिडिटी ऐसा पेशेंट या अम्लपित्त की कंटिन्यूअसली लक्षण ऐसा पेशेंट हमारे पास लेके आता है, और हम कभी कभी हम मिस डायग्नोज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हृदय का भी शूल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में पेशेंट बहुत ज्यादा अवेयरनेस होने की वजह से एम्लोपित्त हो गया तभी भी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि एक्चुअल वो रुचुल का ही लक्षण लेके आ रहा है। ये जो रुचूल है, यहाँ पे इपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, या अम्ल पित्त का न होने से वो हृदय का होता है, उसको पता नहीं चलता, वो एंटासिड लेता है और हमें न्यूज मिलती है कि उसने एंटासिड ली थी तभी 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। पेशेंट तो नहीं कर पाता मेजर टाइम, मगर हम इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ओपीडी में हम पेशेंट देखते समय ये सब चीजें ध्यान रखना है। मतलब रुचूल के कोई लक्षण दिए हुए हैं, वो यहाँ पे रिलेट होते हैं क्या, ये कंप्लीट आम्लपित्त है, कंप्लीट विदग्धाजीर्ण है, इसको हमें ध्यान में रखना है। उदराध्वान और आटोप, ये बहुत सारी चीजों में हमें मिलता है। ब्लोटिंग या गर्गलिंग साउंड, आटोप मतलब गुड़गुड़े जैसे आवाज आना, ये भी ग्रंथ में ऐसा ही बताया गया है। ठीक है,
सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स जो है उसमें शीरशुल बहुत कॉमनली दिखने को मिलता है, अग्निसाद, अंगसाद, कंठ विदाह, रोमहर्ष और क्वचित द्रवमल प्रवृत्ति, जिसे मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद है ऊर्ध्वगामी अम्लपित्त के स्पेसिफिक लक्षण, जैसे हम देख सकते हैं कि उसमें माधव निदान के अम्लपित्त अध्याय में आए हैं कि हरित वर्ण, पीत वर्ण, नील वर्ण या कृष्ण वर्ण, ऐसा ऐसे ऐसी उद्गार आना या ऐसा पित्त, इसके पित्त के कलर, इसको हम देख सकते हैं। उसके साथ अतीब आम्ल या एक्सट्रीमली सोर या तिक्त रस, मुंह में खट्टी डकारें आना, आम्ल डकारें आना, ये सिम्टम स्पेसिफिकली ऊर्ध्वगामी पित्त में ज्यादा दिखाई देती है। और मांसोदक भास, मतलब जैसे मीट वॉश जो वाटर है वैसी उल्टी आना, ठीक है, या अति पिच्छिल या श्लेष्म युक्त चर्बी होना, ऐसे लक्षण हमें मेजरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऊर्ध्व आम्ल पित्त में। ये स्पेसिफिक सिम्टम आम्ल पित्त में दिखाई देते हैं। तो ये सब चीजें हम ऊर्ध्व आम्ल पित्त की अगर लक्षण देखें तो ये भी हमें बहुत सारे जीआरडी ऐसे डायग्नोस किए हुए पेशेंट्स में, या हाइपर एसिडिटी या एंटरगैस्ट्राइटिस ऐसे पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व आम्ल पित्त के लक्षण और बताया है कि भुक्त विदग्ध, वोमिटिंग, मतलब सर्दी कब होना, खाने के बाद इमीडिएटली वोमिटिंग होना, ठीक है, या कभी कभी न खाते हुए भी वोमिटिंग होना, ऐसे भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो तिक्त, आम्ल उद्गार, कंठरुत, दाह और शिरशूल, ये स्पेसिफिक इसमें श्लोक में हमें बताया गया है कि ये माधव निदान के आम्ल पित्त संप्राप्ति में ऊर्ध्व आम्ल पित्त में लक्षण बताए हैं। तो ये इसमें और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा है कि रिलीफ आफ्टर वोमिटिंग, सर्दी नंतर उपशय। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आम्ल पित्त का। तो पेशेंट को हमें पूछना चाहिए कि आपको अगर उल्टी होती है, सर्दी होती है, कि उसके बाद आपको रिलीफ लगता है क्या? पेशेंट बोलता है हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो ये स्पेसिफिक उसी का ही डिसीज है। नहीं हो रहा ऐसा कुछ तो हमें थोड़ा दूसरी संप्रति भी देखनी चाहिए। ऊर्ध्वगामी पित्त, ये हस्तपाद दाह, सर्वांग दाह, ज्वर, अरुचि या कुछ कंडू वगैरह, मंडल वगैरह, ऐसे कुछ त्वचा रोग के भी लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये सर्वांग के लक्षण हो गए, सिस्टमिक फीचर्स हो गए। ठीक है, ये कभी कभी दिखते हैं और कभी भी नहीं दिखते, तो ये कंपल्सन नहीं है दिखना। और ये कभी सब सिम्टम दिखने के बाद भी अम्ल पित्त के मेजर लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में हम देखेंगे कि दोष सदस्य अनुबंध, उसके साथ कंप होना, प्रलाप, मूर्छा, चिमचिमायन, गात्र अवसाद, शूल, तमोदर्शन या विमोह या हर्ष, ये सीवियर कंडीशन में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए। ये कंप होना, चिमचिमाना, ये थोड़ा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की तरफ जाता है। तो ये बहुत सारे पेशेंट्स हमें सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि मुझे एक हाथ को बहुत ट्रिमर आ रहा है, या मुंगी आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, या कभी कभी आंखों के सामने ऐसा कुछ ब्लैकिश ऐसा हमें फॉर्म हो रहा है, या उसको ये स्पेसिफिकली पित्त प्रकोप का ही लक्षण है, आपको पता होगा। ये सिम्टम दिखते हैं मगर आम्ल पित्त के स्पेसिफिक सिम्टम नहीं दिखते जो बताए हुए। तो ये भी हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है कि ये अगर सिम्टम्स है तो हमें थोड़ा डिटेल में पूछ के उसकी संप्राप्ति कहाँ से शुरू हुई, हेतु तो सेम नहीं है ना, या दूसरा कुछ वैद्यों का उसमें असर नहीं है ना, ये भी हमें देखना पड़ता है। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है। ये आम्ल पित्त मतलब बस जस्ट जी मचलना, उल्टी आना या यहाँ पे वृद्धा होना, इतने पे ये सीमित नहीं है, उसके आगे बहुत अलग अलग सिस्टम में इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कफानुबंधिक आम्लपित्त जो है उसमें कफ स्टीवन, गौरव, अरुचि, शीतसाद, वमी, मुखलेप, दाहबलसाद और कंडू, ये सब चीजें, अगर कफानुबंधी आम्लपित्त है, कफ का अनुबंध ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ये इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पित्तानु आम्लपित्त या वातानुबंधी आम्लपित्त या कफानुबंधी आम्लपित्त, इसको कौन सा दोष का अनुबंध ज्यादा है उसके हिसाब से भी सिम्टम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वात कफ अनुबंधी और कफ पित्त अनुबंधी, ऐसे भी दो अलग अलग सिम्टम्स यहाँ पे ग्रंथ में दिए हुए हैं, ये भी हमें देख सकते हैं। उपद्रव हम देखेंगे तो ज्वर, अतिसार, पांडु, शूल, शोथ और अरुचि।
ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे हमें देख सकते हैं, ये बाद में अगर हो सकते हैं पेशेंट हम हमारे पास आए और ये सिम्टम दिखाई दे, तो उसे वही हेतु पूछना है। इसके पहले कौन सा डिसीज हमें आपको पेशेंट को पहले था या कई दिन से अम्लपित्त था और उसके बाद अतिसार हुआ है, उसके बाद रुचि या ज्वर आया है, वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि चिकित्सा उस व्याधि की करनी है हमें। ठीक है, अम्लपित्त की चिकित्सा करनी है तो यही है व्याधि अच्छा हो सकता है या इसमें रिजल्ट आ सकते हैं हमें। तो इसको स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि के तौर पे हमें देखना चाहिए कि व्याधि स्वतंत्र है या ज्वर लक्षण स्वतंत्र है या अम्लपित्त का उपद्रव है या अम्लपित्त ये ऐसा परतंत्र लक्षण देखे यहाँ पे आया है, ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ प्रोग्नोसिस हम देखेंगे साध्या साध्यत्व। तो नव अम्लपित्त या एक्यूट कंडीशन जो है तो ये साध्य बताया गया है। ठीक है। उसमें साथ याप्य या क्रोनिक लॉन्ग स्टैंडिंग अम्लपित्त है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ अगर पथ्य पालन करेंगे तो प्रतिशत अम्ल पित्त भी अच्छा हो सकता है। पथ्य पालन करना बहुत जरूरी होता है। और अंतर्वर्ण अल्सरेशन अगर हो गया है उसमें तो ये थोड़ा असाध्य की ओर जाता है। मगर मेरे कई कई पेशेंट ऐसे देखा हो कि वो ये पेशेंट भी बहुत अच्छे से रिवर्स होते हैं। अल्सरेशन हुआ तो भी ये अल्सर अंदर से पूरे हिल होके पूरा डिसीज रिवर्स होता है, मगर उसको बहुत टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने तो कंप्लीट ट्रीटमेंट हमें देनी होती है। 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। मगर ये पेशेंट भी मैंने खुद रिवर्स आते हुए देखे, मैंने ऐसे ट्रीट भी किए। तो ये पॉसिबल है, मगर ग्रंथ में जो बताया है डेली वो आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। मॉडर्न कोरिलेशन की हम बात करेंगे तो जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया या ईआरडी हो गया, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर और जोलिंगर एल्सर सिंड्रोम, ये सब जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम के डिसीज है, ये हम अम्लपित्त की संप्राप्ति में हमें कोरिलेट करने को मिलते हैं। वही सब लक्षण इस मॉडर्न डिसीज में अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर अगर देखेंगे तो आमाशय और पक्वाशय व्रण, ये सिम्टम ज्यादा है। एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल होती है उसमें। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये कार्डिनल सिम्टम है इसमें मॉडर्न में। हार्ट बर्न और वॉमिटिंग सेंसेशन, ये दोनों कार्डिनल सिम्टम्स मॉडर्न में बताए गए हैं। तो मॉडर्न कोरिलेशन क्यों देखना है हमें, पहले सेशन में हम देखे थे क्योंकि पेशेंट हमारे पास बहुत सारी फाइल लेके आते हैं और कई कई बार पेशेंट हमें मॉडर्न के सिम्टम्स के आधार पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम एक आध व्याधि हमें पता ही नहीं है उस व्याधि में क्या है या उसका कॉम्प्लिकेशन अभी नए डिसीज अगर कोई आया है उसका हमें प्रोग्नोसिस ही नहीं पता, तो हम उस व्याधि को आयुर्वेद के ग्रंथ के व्याधि के हिसाब से कोरिलेट ही कर सकते, उसका दोष दुष्ट हम कभी कभी समझ नहीं पाते, इसलिए हमें थोड़ा मॉडर्न का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर केस हम देखेंगे इसमें, ऐसी बहुत सारी केसेस इससे पहले आई है, तो मैं ये केस आपको थोड़ा एलोबरेट करके बताता हूँ। तो पहले तो ये 42 ईयर का एक मेल था, आईटी में काम करता था और मुंबई का रहने वाला था प्रॉपरली। ठीक है। चीफ कंप्लेंट था उसका कि रुत्कंठ दाह या हार्ट बर्न होना, वो भी 6 महीने से। आम्ल तिक्त उद्गार, रुल्लास, कभी कभी छर्दी होना और छर्दी के बाद उसको अच्छा लगता था। अग्निमांद्य, अविपाक, उदर शूल, ये कॉमन सिम्टम्स वो बता रहा था केस में। ग्रेजुअली ऑनसेट, अभी ये एक दिन तो नहीं होता, तो एक 6 महीने से थोड़ी थोड़ी चीजें ये सब बढ़ रही थी। अगर उसका हिस्ट्री अगर देखेंगे हम तो इरेगुलर मील, आपको पता है कि मुंबई या उनमें जो आईटी में प्रोफेशन में काम करते हैं तो उनका खान पान का टाइम बहुत फिक्स नहीं रहता, तो टाइमिंग बहुत चेंज होते हैं। फ्रिक्वेंट बाहर मील लेना या फास्ट फूड बहुत खाना, ठीक है, उसमें भी ज्यादा विरुद्ध आहार में जैसे बहुत कॉफी पीना या बहुत सैंडविच या दही के पदार्थ जो रात में सेवन करना, अमृतत्व लवण का अति सेवन, उसमें बहुत सारी चीजें, मतलब ज्यादा चाइनीज खा रहे हैं, इटालियन फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो पेशेंट सेवन कर रहा था। उसके साथ बहुत सारा पिज्जा, बर्गर, ये सब फर्मेंटेड फूड और साउथ इंडियन फूड, ये सब मिक्स खाने की बहुत आदत थी। अति स्निग्ध गुरु भोजन, अध्यशन। और बहुत सारे पेशेंट हमें बताते हैं कि सर हम मीटिंग में जाते हैं तो कुछ तो खाना पड़ता है, या बॉस के सामने हम कॉफी पी नहीं पीते तो वो बहुत एम्बरसिंग लगता है, या पार्टी में गए और कुछ खाया नहीं तो हमारे कलीग्स हमें बोलते हैं। तो ये सब बहुत इसको दो तीन एंगल है। एक तो ये थोड़ा सोशल एंगल भी उसमें होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमें हमारी एनवायरनमेंट की तरफ उसके साथ भी रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग कंट्रोल कर लेते हैं उसको, मगर
खाने की चीजों को कंट्रोल करना बहुत आसान बात नहीं है। अगर आपके सामने अच्छा कुछ पदार्थ आए या अच्छा फास्ट फूड आए तो आप एकदम इजी से डिनाई नहीं कर सकते। तो यही चीजें उसमें हो रही थी। और स्ट्रेस लेना, हाई वर्क होता है बहुत सारा आईटी में, प्रेशर, और एक्सरसाइज नहीं करना, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये एकदम क्लासिकल सिम्टम या हेतु उसमें थे। तो नाड़ी परीक्षण, जीवा परीक्षण या अष्टावक्र परीक्षण किया। अ, विबंध था, वो कॉन्स्टिपेटेड था पेशेंट, उसमें भी मलावष्टम्भ ये सिम्टम था। टेंडरनेस था एपिगेस्ट्रिक में, जैसे बताया मैंने कि एग्जैक्ट स्टर्नम के पीछे पेशेंट को बहुत पेन होता है। आप जैसे उधर परीक्षण करते हो तो आपको दिखाई देता है, वो टेंडरनेस आपको फील होता है, पेशेंट को भी फील होता है। तो बाउल साउंड भी आते थे। दोष दुष्ट जैसे बताया गया इससे पहले कि पित्त प्रकोप अवस्था, दुष्य रसदुष्टि, और अन्नरस, विदग्धता अन्नरस को, अन्नवा स्रोतोदृष्टि हो गई है वहां पे, अग्निमांद्य है, क्रूर कोष्ठ है, और मध्यम बल का पेशेंट है। ठीक है। निदान सेवन, पित्त प्रकोप, कफानुबंध और अग्निमांद्य और आम निर्माण। ठीक है, ये क्लासिकल संप्राप्ति इसी पेशेंट में ऐसे ही पैटर्न में हमें देखने को मिलती है। तो फाइनल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। तो डिसीज स्टेज जो है ऊर्ध्व कफानुबंधी अम्ल पित्त, ऐसे मैंने निदान किया था उसका। तो अवस्था जो है वो नवचीरा अवस्था, मतलब ये थोड़ी एक्यूट टू क्रोनिक कंडीशन की ट्रांजिशन फेज जैसे बोलते हैं, कि बहुत एक्यूट भी नहीं है, बहुत क्रोनिक भी नहीं है, वो अभी शिफ्टिंग हो रहा है ऐसा, और साध्य से कृच्य साध्य होने की तरफ वो जा रहा था। मॉडर्न डायग्नोसिस भी वही था, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अभी यहाँ पे तो एंडोस्कोपी नहीं की थी, मगर बहुत सारे पेशेंट इसी कंडीशन में एंडोस्कोपी करके आते हैं। तो उसमें गैस्ट्रिक म्यूकस इरिटेशन होना, या विजिबल अल्सर होना, या एच पायलोरी सिम्टम्स होना, ये सब चीजें पेशेंट पहले तो लेके आता है कि ये सब मेरे पास फाइल है सर, मैं सब कर चुका हूँ, तभी भी रिलीफ नहीं आ रहा। तो हमें बहुत सारे यही पेशेंट को डील करना होता है, क्योंकि 6 महीने हो गए और वो डायरेक्टली वैद्य के पास ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो कंसल्टेंट के पास जाता है, गेस्ट्रो के पास जाता है, वहाँ पे सब टेस्ट करता है, और उसके बाद भी उसे रिलीफ नहीं आता, तो वो हमारे पास आता है। तो ये सब चीजें अगर की है तो हमें पूछना है, नहीं की है तो भी पूछना है। क्योंकि ये अगर पेशेंट अगर बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है तो उसको हम ये बड़ी बड़ी एंडोस्कोपी ये चीजें इमीडिएटली नहीं करवा सकते। या उसको ऐसे भी बता सकते हैं कि सर हम अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और आफ्टर 1 मंथ देखेंगे, अगर पेशेंट ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है तो। इसीलिए तो उसमें ट्रीटमेंट को जो गोल है वो इमीडिएट पित्त शमन करना, सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अग्निदीपक या आमपाचन करना, और लॉन्ग टर्म में क्रोनिसिटी होने से बचाना, या धातु पोषण करना, या धातुपाक होने से बचाना। तो ये हम स्टेज बाय स्टेज उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चिकित्सा सूत्र जैसे योगरत्नाकर और काश्यप का है, उसमें पूर्वम वमनम कार्यम पश्चात मृत्यु विरेचनम, पहले तो वमन करना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है अम्लपित्त की वो वमन है, और पित्त कफानुबंध है तो विदग्धता है। तो अगर वमन करते हैं पेशेंट को तो बहुत अच्छा रिलीफ इमीडिएटली मिलता है। तो इसमें बहुत सारे पेशेंट को हम सद्य वमन भी दे सकते हैं। तो सद्य वमन में पेशेंट को अगर उत्क्लेश बहुत ज्यादा है तो हर बार ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको 6 दिन स्नेहपान करें और उसके बाद ही उसको वमन करें। तो अगर सद्य वमन की स्थिति है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, मृदु विरेचन दे सकते हैं, वमन के बाद भी दे सकते हैं, या वमन अगर पेशेंट नहीं कर सकता या उसकी कंडीशन नहीं है तो मृदु विरेचन भी दे सकते हैं। सेहन करना या करना नहीं करना, वो भी थोड़ा सा आपको अवस्था देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। बस्ती भी है तो क्रोनिक कंडीशन में बस्ती कर सकते हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट थी कि वो घृतपान नहीं लेना चाहती थी, उसका उत्कृष्ट भी नहीं था, मगर उसको जीर्ण अम्ल पित्त था, तो उसको हम बस्ती दे सकते तो द्राक्षादी का बस्ती हो गया, या बहुत सारे वही अगर आप बस्ती अध्याय कल्पाध्याय देखेंगे चरक में भी, वहाँ पे पित्त शमन के लिए बस्ती आए हैं, तो वो बस्ती हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। यष्टि का बस्ती है, बहुत सारी बस्ती है, आपको मैं उसका भी डिटेल अगर चाहिए तो मैं ग्रुप पे भेज सकता हूँ। ठीक है। उसके साथ में ट्रीटमेंट प्लान अगर इस केस में देखें तो पित्त शमन, कफ का पाचन और वात का अनुगमन करना। ठीक है। पथ्य पथ्य अभी जो मेडिसिन हमने देखे वो अब अगले स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि इस स्लाइड में वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं दूसरा पीपीटी बनाया उसका, जब हम डिटेल में केस में कौन से ड्रग हम यूज कर सकते हैं अवस्था के, वो हम इसके बाद देखेंगे। पथ्य जो है योग रत्नाकर में ही आया है उसका पथ्य। तो यव या गोधूम या शाली राइस, जो उसको पुराण शाली बोलते हैं वो,
मुद्ग का सेवन करना, कुष्मांड का सेवन करना, पोटोल का सेवन करना। पोटोल ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत फेवरेट है मेरा। वो तो हम ड्रग्स में देखेंगे वैसे द्रव्य में कल्प में। मगर क्या है कि बहुत सारे पेशेंट को कौन सी सब्जी खाना है, तो पटोल ये इतनी प्रोमिनेंट सब्जी है कि हम आम्ल पित्त में दे सकते हैं। ठीक है, तो पटोल के बहुत सारे कल्प भी आए हैं इसमें। दूसरा भोपला जिसे बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं जिसको, ठीक है, दूधी बोलते हैं। उसके साथ दाड़िम, ये फ्रूट्स, दुग्ध, गोदुग्ध। कभी कभी गोदुग्ध और दुग्ध ये जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आम्ल पित्त में। वो भी आपको थोड़ा सा अवस्था देख के ही चेक करके देना है। ठीक है, हर पेशेंट को दूध नहीं देना है। और अपत्य है, आपको पता है कि ये सब चीजें जैसे स्क्रीन पे दिखाई दी है, ये सब अपत्य है, ये कंप्लीटली अवॉइड करने को बोला है पेशेंट को। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, तो फर्स्ट दीपन पाचन 3 to 5 days, देन वमन कर्म फर्स्ट डे को भी कर सकते हैं, या स्नेहपान के बाद वमन करना, और उसके बाद संश्लेषण क्रम करना कम से कम 3 दिन का, मृदु विरेचन करना, शमन औषधि देना। तो शमन औषधि का भी काल 4 से 12 वीक हो सकता है। कम से कम 1 महीना कंप्लीटली अगर पेशेंट अम्लपित्त की शमन औषधि देता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्रोनिक संप्राप्ति है, कुछ संप्राप्ति है, चिरकालीन है, तो उसको ज्यादा देर तक मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही वो अच्छा हो सकता है। रसायन करना, उसके बाद रसायन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपुनर्भव चिकित्सा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कल्प योजना जो है, तो उसमें अभ्यंतर शमन औषधि हो गया, पंचकर्म, बाह्य शमन, इसका हम विविध जो शास्त्रीय कल्प है उसका भी हम विवरण देखेंगे। तो क्लीन इनसाइट अभी हम फर्स्ट पार्ट अभी खत्म कर रहे थे, उसमें अम्लपित्त चिरकारी है, संप्राप्ति हमने देखा है कि दोष, अग्निमांद्य, विबंध, उसके बाद ऊर्ध्व अधोग अम्लपित्त है, और नवसाध्य चिरकालीन व्याप्य है। ठीक है, ये थोड़ा हम समअप कर रहे हैं। अब ये दूसरा हम पीपीटी स्टार्ट करेंगे, उसमें जो डिटेल ड्रग्स है वो अभी देखेंगे। ठीक है, मैं दूसरा पीपीटी शेयर करता हूँ यहाँ पे। आई थिंक दिख रहा है, ओके। अच्छा, ये पीपीटी विजिबल है, कोई बता सकता है? यस सर, यस विजिबल है। सर, यस, ओके, थैंक यू। तो अब हम एक्चुअली आम्लपित्त में द्रव्य या कल्पक कौन से यूज करने हैं, तो हम अभी देखेंगे।